कि मेरे पास 365 घोटाले की लिस्ट है, तो मैं 365 दिन में 365 घोटाले उजागर। इतनी लंबी लिस्ट है कि हम अगला घोटाले को उजागर करने के लिए तैयारी करते हैं, तब तक 4 और पेंडिंग हो जा रहे हैं। तो क्या बालकिशन जी वहां वही उस मंदिर को कब्जा करने की फिराक में है कि जिस दिन भी यहाँ की जनता के आशीर्वाद से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं इस प्रदेश के उन तमाम बाल किसानों को जिन्होंने इस प्रदेश की जमीनों को कब्जा करने के लिए नियत पाली हुई है, उनको जनता के सामने बेनकाब करूंगा। विकास को क्या किया, 23 करोड़ में सबने मिलकर बंदरबाट की। तो बालकिशन जी उत्तराखंड प्रदेश के भूमि माफियाओं में अगर नंबर 1 का नाम अगर हम उनको कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आखिर ये बालकिशन उत्तराखंड में इतनी जमीनों का करना क्या चाहते हैं? अगर बाबा रामदेव की कंपनी को फाइन देना होता तो वो बनता था 500 करोड़, मगर बीजेपी वालों ने उनको फाइन किया 1,40,000 का। तो बाबा रामदेव को पता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बीजेपी सरकार उनके पास है। तो साथियों, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आप लोगों को विस्तार से आज बताएंगे कि किस प्रकार सत्ता और इनके जो चहेते लोग हैं उनके नेक्सस से किस प्रकार देश को नुकसान हो रहा है और किस प्रकार आने वाले, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि युवा कांग्रेस के वर्तमान में सदस्यता भी चल रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए भी आए हैं कि हमारे जैसे ही नई कमेटी आए तो उनके लिए अभी से लाइन ऑफ एक्शन उनका क्लियर कर दिया जाए और उनको जो मुख्य जिन मामलों को लेकर सड़क पर हमें उतरना है वो चीज़ों पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और वो चीज़ें जन जन तक पहुँचे। इसके लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका आभारी हूँ और मैं बिना देर करे अपने बहुत ही सम्मानित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो सब पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तराखंड के गोदयाल जी, सुमित्र भाई जो अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुरभि त्रिवेदी जी, हिमांशा जी जो नेशनल सेक्रेटरी उत्तराखंड से हैं और सभी साथी आप समय निकाल के आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बात में हम चर्चा करने आए हैं और जो आपके द्वारा, आपके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से जो चीज साझा करने आए हैं, जो रिश्ता साझा करने आए हैं, वो रिश्ता है बीजेपी की उत्तराखंड सरकार का पतंजलि से, बाबा रामदेव से। जी हाँ, बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, 5 साल पहले पता चलता है कि जो घी उनकी कंपनी बना रही है, वो घी जो है वो क्वालिटी उसकी बहुत खराब है। जो FSSAI की क्वालिटीज हैं, जो सरकारी मापदंड है उससे बहुत कम और बहुत डिग्रेडेड क्वालिटी का घी जो है बाबा रामदेव की कंपनी बनाती है। और वो घी कौन खाता है? वो घी उत्तराखंड में हर एक बच्चा उस घी को खा रहा है, प्रेग्नेंट महिलाएं खा रही हैं, बुजुर्ग खा रहे हैं और सभी लोग खा रहे हैं। उस घी से जो गवर्नमेंट ने बोला, खुद माना कि इसकी क्वालिटी कम है, उस घी को खाने से किसकी सेहत को कितनी खराबी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की है, बाबा रामदेव की है। जिनकी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिंदगियां खराब हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब इसके ऊपर एक्शन लेना था तो आमतौर पे जब कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का अगर सब स्टैंडर्ड हो, घटिया क्वालिटी का, जिससे सेहत को नुकसान हो, जिससे बच्चों को नुकसान हो, बूढ़ों को नुकसान हो, 15 से 18 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है, रिपोर्ट आ जाती है और जो फाइन लगता है, मापदंड होता है, वो आ जाता है। पर ये बाबा रामदेव जी की कंपनी है तो 5 साल लग गए इनको दंड देने में। और जब इनको दंड दिया तो दंड क्या दिया? इनको 1,40,000 रुपए का फाइन किया। 5 साल और उससे भी कितने सालों तक उत्तराखंड के बच्चे गलत घी खा रहे हैं जिनसे उनकी सेहत खराब हो रही है और उसकी कीमत बीजेपी की सरकार ने लगाई 1,40,000। ऐसा ही केस यहां पे डेयरी प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो कम हो तो उत्तराखंड में पाया गया था। 2023 में एक कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी थी, 18 महीनों में उसका रिजल्ट आ गया इन्वेस्टिगेशन का, उनके ऊपर 1 करोड़ का फाइन दिया। और जो टर्नओवर उस कंपनी का है, ये जो डेयरी कंपनी कोऑपरेटिव है, बाबा रामदेव जी की कंपनी से बहुत छोटी है, लेकिन फाइन उसको 1 करोड़ दिया। जितना उनका रेवेन्यू है उससे 4.5% उनको फाइन दिया गया। एक और इंडिपेंडेंट आयुर्वेदिक प्रोड्यूसर है
उनको 80 लाख का फाइन दिया जिनके डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कम थी या गंदी थी जिससे लोग बीमार होते, और उनको 80 लाख का फाइन करके जो उनका रेवेन्यू था उसके 5% का दंड दिया, फाइन डाला। बाबा रामदेव जी की कंपनी का रेवेन्यू है 10,000 करोड़, और अगर उसका 5% निकालें तो वो बनता है 500 करोड़। तो यहां अगर दूसरी कंपनीज को जो फाइन दे रहे हैं उसी हिसाब से, उसी परसेंटेज से अगर बाबा रामदेव की कंपनी को फाइन देना होता तो वो बनता था 500 करोड़, मगर बीजेपी वालों ने उनको फाइन किया 1,40,000 का। तो ये क्या इतना डिफरेंस और इतना भेदभाव क्यों है? कोई उत्तराखंड का एंटरप्रेन्योर हो जिससे कोई गलती हो जाए तो उसको फाइन करेंगे आप 5% उसके टर्नओवर का, रेवेन्यू का, और बाबा रामदेव को आप बोल करेंगे इतना कम। अगर मैं बताऊं तो 0.00014%, और बाकी कंपनी को 5%। ये भेदभाव क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? ऐसी क्या रिश्तेदारी है बाबा रामदेव से? जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में 142 एकड़ की जमीन बाबा रामदेव का जो राइट हैंड है बालाकृष्ण उसको दी। इसके लिए एक बिड हुई। बिड जब हुई तो उसमें 3 कंपनीज ने अपना टेंडर भरा, बिड भरी। वो 3 कंपनीज थी राजस एस्ट्रो स्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, प्रकृति ऑर्गेनिक इंडिया एंड भारवा एग्री साइंस। और ये तीनों की तीनों कंपनीज जिन्होंने बिड भरी वो बालाकृष्ण की थी। तीनों और किसी ने बिड नहीं भरी, और किसी को क्या मालूम नहीं था, और किसी को कानो कान बीजेपी वालों ने खबर नहीं होने दी। और वो बिड में क्या बिड जीतते हैं? 1 करोड़ सालाना बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा 142 एकड़ के लिए। और वो 142 एकड़ जो जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में है उसमें अगर डेवलपमेंट ही सरकार ने की है, और सरकार ने, बीजेपी वालों ने अपनी जेब से या अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर नहीं, उत्तराखंड के लोगों का जो टैक्स है उस टैक्स से दिए हुए पैसों का 22 से 23 करोड़ का डेवलपमेंट का काम किया है। तो जिस जगह में, जिस जमीन में 22 से 23 करोड़ का डेवलपमेंट उत्तराखंड के लोगों का पैसों से हुआ है, वो जमीन 15 साल के लिए 15 करोड़ में बाबा रामदेव के राइट हैंड बालाकृष्ण को दे दी। इतनी क्या मजबूरी थी, या ये कौन सा रिश्ता है बीजेपी का? और ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत सारी जमीनें हरिद्वार में, ऋषिकेश में और जगह में बीजेपी सरकार रामदेव जी को दे रही है। तो हम ये इसलिए कहना चाहते हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। अब कोई लोग बोलेंगे कि ठीक है दे रहे हैं पैसा तो देने दो, जमीन दे रहे हैं तो देने दो, हमारा क्या नुकसान हो रहा है? तो हमारा नुकसान ये हो रहा है जब बाबा रामदेव को मालूम है कि बीजेपी सरकार उनके पीछे खड़ी है तन मन धन से, तो फिर जब बाबा रामदेव अपना फायदा निकालने के लिए डेयरी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जो पतंजलि बनाती है, वो सब स्टैंडर्ड का घटिया क्वालिटी का पैसा बचाने के लिए बनाएगा, तो बाबा रामदेव को पता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बीजेपी सरकार उनके पास है। तो जब वैसा कॉन्फिडेंस बाबा रामदेव को है तो उससे नुकसान किसको हो रहा है? उससे नुकसान उत्तराखंड के लोगों को हो रहा है, वो जो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो रामदेव के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? रामदेव को इतना डर क्यों नहीं है कि अगर उत्तराखंड के बच्चों को या लोगों को गलत चीज खिलाएंगे जिनसे उनकी सेहत को या जान को खतरा है, तो बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ऐसा बाबा रामदेव को ऐसा लगना चाहिए ना। बाबा रामदेव का जो बिजनेस है वो उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी, यहाँ के बच्चों की जिंदगी से ज्यादा बड़ा तो नहीं है। दूसरी चीज, सारे लैंड्स अगर बाबा रामदेव जी की कंपनी को देंगे तो जो उत्तराखंड के युवा है जिनको बीजेपी सरकार यूं ही रोजगार नहीं दे रही, अगर वो खुद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, खुद कोई स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कहां है? अगर कोई तकनीकी गलती उत्तराखंड का जो युवा है जो बिजनेस कर रहा है उसको होगी तो उसको 5 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख का फाइन होगा। और इतनी बड़ी गलती अगर बाबा रामदेव जी की कंपनी करेगी तो उसको 1,40,000 का फाइन होगा। तो ये बताता है कि उत्तराखंड के युवा के लिए यहाँ पे अपना कारोबार करना भी कितना मुश्किल है, बीजेपी ने बनाया। और बीजेपी ऐसा सेटअप बनाना चाहती है जिससे सारा का सारा बिजनेस उनको जाए जो बीजेपी को फंड करते हैं, जो बीजेपी को हवाला का पैसा देते हैं, रामदेव जैसे लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो उत्तराखंड के लोगों को जो
इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इक्वल हेल्दी कंपटीशन मिलना चाहिए, वहां से उनको दूर करते हैं, जिससे नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी मिलना दूर, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात जो मोदी जी करते हैं उस पे भी धक्का देने का काम बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कर रही है। तो हम ये सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है ये अब नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, सख्त एक्शंस लेने पड़ेंगे, सीआईडी इंक्वायरी करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी इस काबिल नहीं है जो यहाँ के बच्चों की सेहत खराब करेगी, उनको गलत प्रोडक्ट देगी, किसी की जान को खतरा होगा, और लेकिन वो बीजेपी के साथी हैं तो इसलिए वो बच जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डिमांड लेकर यूथ कांग्रेस, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ और मैं अपील करता हूँ यूथ कांग्रेस की जो नई कमेटी भी बनने वाली है, ऐसा कोई भी इशू होगा इसमें हम पीछे नहीं बैठेंगे और इसमें हम बढ़ चढ़कर संघर्ष करेंगे और ये मुद्दे पब्लिक के सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदयभान शिव जी, उनके साथ सुरभि जी, मीमांसा जी, मंच पर सुमित्र जी, भट्ट जी और छाबड़ा जी और उपस्थित पत्रकार साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसका कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश के प्रत्येक जन जिस मुद्दों से, जिस बात से प्रभावित होता है, ऐसे मुद्दे को लेकर उदयभान जी हम लोगों के बीच आए, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आज शाम से प्रसारित होने वाले समाचारों में और कल सुबह को छपने वाले समाचारों में उत्तराखंड के हित में आप इस बात को प्राथमिकता देंगे कि किस प्रकार से सरकार धरना सेठों के साथ मिलकर हमारे हेल्थ के साथ और भविष्य की हमारी संभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उदयभान जी की, ये इसी के इर्द गिर्द और इसी से ओतप्रोत होकर यहाँ पर आयोजित की गई। साथियों, जो बातें उन्होंने रखी निश्चित रूप में बहुत ही गौर करने वाली बातें हैं कि एक कंपनी का सैंपल फेल होने पे उसी जुर्म के लिए करोड़ों का दंड लगाया जाता है और उसी अपराध के लिए दूसरे को 1,40,000 का दंड लगाया जाता है। तो इससे ये प्रतीत होता है, ये आशंका उत्पन्न होती है कि जिसको अधिक व्यापार होने के बावजूद जिसका व्यापार का साइज बड़ा है, उसको कम दंड लगाना, क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? और जब इस रिश्ते की सुगबुगाहट पता चलती है तो जो खोजी लोग होते हैं वो रिश्तों की और तहकीकात करते हैं, और जब रिश्तों की और तहकीकात की गई तो पता चला कि ये वो लोग हैं जिनको उत्तराखंड की सरकार ने समय समय पर कई बार अपने अधिकार के द्वारा उपकृत किया। वो अधिकार जो यहाँ के नौनिहालों के भविष्य को सुनहरा करने के लिए जनता ने उन्हें दिया था, वो अधिकार का प्रयोग वो इन लोगों के धरना सेठों के भविष्य को सुरक्षित करने में लगा रही है। ये यूथ कांग्रेस, भारतीय यूथ कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमारा यूथ कांग्रेस विंग है, ये आरोप हमारा इन पर, धरना सेठों पर है। और इसी बात को कहने के लिए शिव जी यहाँ आए। ये जो जॉर्ज एवरेस्ट की बात की, मैं पतंजलि और बालकिशन जी का नाम लेकर इस मंच से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पतंजलि का इस प्रदेश की भूमि में कहाँ उन्होंने सरकार से मिलकर भूमि कब्जा की है, भूमि अपने अधिकार क्षेत्र में ली है, इसका पूरा ब्यौरा तलब किया जाएगा और किस प्रयोजन के लिए भी क्या काम कर रहे हैं। जहाँ तक जॉर्ज एवरेस्ट की बात है, जॉर्ज एवरेस्ट सरकारी भूमि थी और उसका पूरा मामला ये है कि एक सरकारी भूमि के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से सरकार ने 23 करोड़ रुपए कर्ज लिया, उसका तथाकथित विकास किया, जो भी विकास करना होगा वो किया। विकास तो क्या किया, वो 23 करोड़ में सबने मिलकर बंदरबाट की। जो कुछ वहाँ पर हुआ, अंततोगत्वा वो पूरी भूमि बालकिशन जी को दे दी गई, पतंजलि और बालकिशन जी को दे दी गई। जिस कंपनी को अंततोगत्वा ये भूमि हस्तांतरित हुई, उसमें
उस कंपनी में बालकिशन जी हैं और उस बिड में जो कंपटीशन करने वाली 2 अन्य कंपनियां थी उसमें भी बालकिशन जी हैं। तो बालकिशन जी उत्तराखंड प्रदेश के भूमि माफियाओं में अगर नंबर 1 का नाम अगर हम उनको कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बालकिशन जी यही नहीं रुके हैं। बालकिशन जी अगर यमकेश्वर ब्लॉक में उनकी भूमि की गणना की जाए, जो उन्होंने सरकार से मिलकर अपने हितों को साधने के लिए अर्जित की है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सार्वजनिक करे। पतंजलि, बालकिशन और बालकिशन जी की कंपनियों से जो उनके संबद्ध लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ पौड़ी जिले के यमकेश्वर में कितनी भूमि उनके द्वारा अर्जित की गई है, सरकार इसको सार्वजनिक करे। जहाँ तक मेरा कहना है कि बालकिशन जी यहीं तक नहीं रुके हैं। अभी श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंडारशिव पट्टी है। कंडारशिव पट्टी में एक पौराणिक मंदिर है बूखाल। बूखाल मंदिर में अतीत से लेकर अब तक पूजा अर्चना होती आई है और पूजा एक देवी है बूखाल देवी, बहुत मान्यता है और सभी लोग वहाँ पर नतमस्तक होने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहले से पूजा कमेटी एक थी, धन सिंह रावत और बालकिशन मिलकर उस पूजा कमेटी को साइड किए, वहाँ पर एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं एक ट्रस्ट की स्थापना की। बालकिशन जी 2 बार वहाँ होकर आ गए और बालकिशन जी को जवाब देना चाहिए कि क्या बालकिशन जी वहाँ वही उस मंदिर को कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि सूचना ये है कि बालकिशन जी के इच्छा के अनुसार ही एक ट्रस्ट बना है, जिस ट्रस्ट में बालकिशन जी ने पिछली बार ये कहा कि मैं 50 लाख रुपए दान देता हूँ और इस बार भी अभी 10-15 दिन पहले 6 तारीख को इस बार भी वो वहाँ गए और इस बार चर्चा ये है कि और वहाँ पर जमीन ढूंढी जा रही है, धन सिंह रावत के माध्यम से जमीन ढूंढी जा रही है। तो आखिर ये बालकिशन उत्तराखंड में इतनी जमीनों का करना क्या चाहते हैं? उत्तराखंड की सरकार इस बात को, बालकिशन जी की इस मकसद को या तो बालकिशन जी आकर सामने करे, स्पष्टीकरण दे, या उत्तराखंड की सरकार इस पर स्पष्टीकरण। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं तमाम साथियों के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि जिस दिन भी यहाँ की जनता के आशीर्वाद से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं इस प्रदेश के उन तमाम बालकिशनों को जिन्होंने इस प्रदेश की जमीनों को कब्जा करने के लिए नियत पाली हुई है, उनको जनता के सामने बेनकाब करूँगा। आपने कहा कि लंबे समय से इसमें कुछ नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो आपने स्वयं ही इस बात को स्वीकारा कि केदारनाथ इलेक्शन के दौरान इस बात की काफ़ी चर्चा हुई। केदारनाथ इलेक्शन में जो हमारे प्रत्याशी उस समय थे मनोज रावत जी, उन्होंने प्रखरता से इस बात को उठाया और आपका ये कहना कि लंबे समय से हम फिर इस बात को भूल गए। आपका ये प्रश्न मुझे प्रेरित करता है कि मेरे पास 365 घोटाले की लिस्ट है और आपके प्रश्न से प्रेरणा लेकर मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि हम 365 आने वाले 365 दिन में इनके 365 घोटालों को उजागर करें। इतनी लंबी लिस्ट है कि हम अगला घोटाले को उजागर करने के लिए तैयारी करते हैं, तब तक 4 और पेंडिंग हो जा रहे हैं। मेरे पास इतने पेपर अभी बाकी हैं, सिडकुल के घोटाले, जमीनों के तमाम जगह जगह के घोटाले, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार डेवलपमेंट प्लान, महायोजना जिसको ये नाम दे रहे हैं, उसमें क्या क्या हुआ वो घोटाले, और कुल मिलाकर उत्तराखंड की जमीनों पर नजर है। और अगर ये इस गति से उत्तराखंड में जमीनों के घोटाले चलते रहे तो अगले 10 साल में उत्तराखंड की सभी जमीनें इस प्रकार के भूमि के माफियाओं के कब्जे में जा चुकी होंगी। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रश्न किया और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं 365 दिन में 365 घोटाले उजागर करूँ। धन्यवाद।